नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। साल 2025 एक ऐसा साल जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया, हमें चौंकाया, हमें गर्व भी कराया और कई मौकों पर हमें चिंता में भी डाला। ये साल सिर्फ तारीखों और सुर्खियों का नहीं था, ये साल था फैसलों का, घटनाओं का और बदलाव का। राजनीति के गलियारों में सत्ता की जंग और जनादेश की गूंज सुनाई दी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज और मजबूत हुई। कभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ी तो कभी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने नया इतिहास रचा। अर्थव्यवस्था ने चुनौतियों के बीच रफ्तार पकड़ी। तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी की दिशा बदली। अंतरिक्ष में भारत ने नई उड़ान भरी तो सिनेमा और संस्कृति ने समाज का आईना दिखाया। खुशी, गम, संघर्ष, उम्मीद और उपलब्धियों से भरा रहा साल 2025। अगले 1 घंटे में हम आपको लेकर चलेंगे उन तमाम खबरों, घटनाओं और पलों के बीच जो 2025 की पहचान बने, जो इतिहास में दर्ज हुए और जो हमारी सामूहिक स्मृतियों का हिस्सा बन गए। तो आइए एक बार फिर पलटते हैं कैलेंडर के पन्ने, यादें 2025। साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए बड़े बदलावों का साल रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक, जाति जनगणना और एसआईआर जैसे मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। संगठनात्मक बदलावों और सियासी टकराव के बीच 2025 राजनीति के लिहाज से यादगार साल बन गया। देखिए शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। साल 2025 का आगमन ऐसे समय हुआ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर खबरें राजनीति के पटल पर खूब चर्चा में थी। 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। भाजपा का 27 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। 19 फरवरी को बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में भाजपा ने फिर महिला सीएम के नाम को आगे किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया। अप्रैल का महीना खत्म होते होते मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। देश में पहली बार जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। चुनाव आयोग के एसआईआर के फैसले पर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का नया दौर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का फैसला लिया। विधानसभा चुनावों से पहले 20 जून से 30 सितंबर तक बिहार में एसआईआर कराया गया। इस फैसले की गूंज अगस्त के महीने में संसद के मॉनसून सत्र में भी देखने को मिली। मॉनसून सत्र के दौरान ही 20 अगस्त को 139वां संवैधानिक संशोधन वाले 3 विधेयक संसद में पेश किए गए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए इन विधेयकों में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक जेल में रहने पर उन्हें हटाने का प्रावधान शामिल था। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को हुए चुनाव में डॉक्टर राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में बड़ी जीत हासिल की। 12 सितंबर को उन्होंने शपथ ले ली। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एनडीए उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। 2 चरणों में बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे जब सामने आए, कुल 243 सीटों में बिहार में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। चुनाव में एनडीए की जीत ने फिर से नीतीश कुमार के सीएम पद का रास्ता साफ कर दिया। 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने एक बार फिर राज्य में एनडीए सरकार की कमान संभाल ली। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को फिर से डिप्टी सीएम बनाया गया। साल 2025 अपने अंतिम महीने दिसंबर में पहुंच गया था। दिसंबर महीने में संसद का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच खूब टकराव आगे भी देखने को मिला। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर जोरदार चर्चा भी देखने को मिली। शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक भी दोनों सदनों से पारित किए गए।
नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़ा शांति विधेयक 2025 पारित किया गया। वहीं बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% करने से जुड़ा बिल भी पारित किया गया। लेकिन जिस विधेयक की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी बिल 2025। इस विधेयक को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच खूब बयानबाजी देखने को मिली। महात्मा गांधी का नाम नए कानून से हटाए जाने को लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। दिसंबर महीने में केरल से बड़ी खबर आई। भाजपा की अगुवाई में एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार जीत दर्ज करते हुए वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के 45 साल पुराने प्रभुत्व को खत्म कर दिया। दिसंबर में ही महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के 207 पद जीतकर शानदार जीत हासिल की। 14 दिसंबर को नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी ने सभी को चौंका दिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति से संकेत साफ है कि बीजेपी में अब अगली पीढ़ी को संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। जब दुनिया टकराव, युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजरी तो ये था साल 2025। अमेरिका की बदली राजनीति, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक व्यवस्था दबाव में दिखी। लेकिन इसी माहौल में भारत की विदेश नीति ने संतुलन और मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पहलगाम हमले के बाद निर्णायक कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर को मिला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। भारत की कूटनीति की स्पष्ट पहचान बने। पड़ोसी देशों से संवाद हो, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक मंचों पर नेतृत्व। भारत ने 2025 में सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि दिशा तय की। भारत की विदेश नीति पर अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत की पुरानी समस्या रही है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की हत्या कर दी तो भारत ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से संचालित इस हमले में कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और उनका बचाव करने आए पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। इस बीच अफगानिस्तान में भारत की कूटनीति ने नई छलांग ली। जिन तालिबान शासकों का दुरुपयोग एक समय पाकिस्तान भारत के खिलाफ किया करता था, आज वही तालिबान अफगानिस्तान में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भारत के साथ खड़ा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, जो 2 साल पहले भारत विरोधी राजनीति के लिए जाने जाते थे, अब भारत के मुरीद हो गए हैं। भारत की महत्ता को मानते हुए उन्होंने 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर आने के लिए आमंत्रित किया। नवंबर में श्रीलंका में भारी तूफान आया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की मेडिकल और राहत बचाव टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तुरंत वहां पहुंचकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई और श्रीलंका के संकटग्रस्त लोगों की मदद की। पिछले साल बांग्लादेश में हुए छात्र विद्रोह के बाद भारत आई तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा को खतरा देखते हुए भारत ने उनकी शरण को जारी रखा। लेकिन पड़ोसी पहले नीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को बनाए रखा और लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि बांग्लादेश में चुनाव हों। अब फरवरी में ये चुनाव होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई देने वालों में दुनिया में पहले नेताओं में शामिल थे। वो ट्रंप से मिलने 12 फरवरी को अमेरिका गए और दोनों देशों के बीच 2030 तक आपसी व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का मिशन 500 की घोषणा की गई।
लेकिन बाद में ट्रम्प की प्राथमिकताओं में बदलाव आने लगा। उन्होंने भारत से आयात पर पहले 25% और फिर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। इसने भारत के लिए एक नई चुनौती जरूर खड़ी की, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने राजनयिक सूझबूझ का परिचय दिया और वर्ष के अंत आते आते अमेरिका को यह एहसास दिलाने में कामयाब रहा कि भारत महत्वपूर्ण है। उधर यूरोपीय यूनियन ने भारत में इस साल काफी रुचि दिखाई। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और उनका तकरीबन पूरा मंत्रिमंडल इस साल 27 फरवरी को भारत आया। अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। भारत और रूस का संबंध दोस्ती की मिसाल बना रहा। साल के अंत में 4-5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात काफी आत्मिक रही। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में 6-7 जुलाई को संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुए G20 के शिखर सम्मेलन में तो अमेरिका, रूस और चीन तीनों के राष्ट्रपति नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाकर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को G20 के सदस्य देशों के सामने रखा। साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर गए। जहां जॉर्डन और ओमान की यात्रा मध्य एशिया में चल रही हलचल को लेकर अहम थी, वहीं इथियोपिया जाना अफ्रीका के साथ रणनीतिक संबंधों को पुख्ता करने के लिए अहम था। साल 2025 में चूंकि AI तेजी से अपनी जड़ें जमा रहा था, भारत ने उसे सर्वसुलभ बनाने का सुझाव रखा। 11-12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की अध्यक्षता की। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जहां श्रमिकों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सभी अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन, CCTV निगरानी और नियमित ऑडिट से सुनिश्चित होगी पूरी पारदर्शिता। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल 2025 भारत की आर्थिक ताकत का साल बनकर उभरा। इस साल भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया। तेज GDP ग्रोथ, रिकॉर्ड निर्यात, महंगाई पर काबू और ब्याज दरों में कटौती ने आम आदमी को राहत दी। GST 2.0, टैक्स सुधार, लेबर कोड और मेक इन इंडिया ने विकास को नई रफ्तार दी। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने यह साबित कर दिया कि ग्रोथ ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। आर्थिक क्षेत्र पर 2025 कैसा रहा, अजय मिश्र लेकर आ रहे हैं यह खास रिपोर्ट। कारोबार जगत में साल 2025 की सबसे बड़ी खबर यही है कि इस साल भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का गौरव प्राप्त किया। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही GDP के मामले में भारत से आगे है। साल 2025 में भी भारत की आर्थिक विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत की GDP विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। 2025 में भारत ने सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बनने का सफर जारी रखा। ऊंची विकास दर के साथ साथ भारत ने महंगाई को काबू में रखने में सफलता हासिल की। साल 2025 में महंगाई में लगातार कमी का रुख दर्ज किया गया। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा 1.5%, सितंबर में 1.4% और अक्टूबर में तो रिकॉर्ड 0.25% के निचले स्तर पर आ गई। 2020 के कोविड महामारी के झटके के बाद RBI ने पहली बार महंगाई में कमी की वजह से ब्याज दरों में भी कमी का ऐलान किया। इस साल 4 बार फरवरी, अप्रैल, जून और दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर में टैरिफ लगाने का मुद्दा पूरे साल सुर्खियों में छाया रहा। अमेरिका ने जापान और यूरोपियन यूनियन पर औसतन 15% का टैरिफ लगाया और चीन पर औसतन 32% का टैरिफ लगाया। केंद्र सरकार की तरफ से आम बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रेजीम के तहत छूट की सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। साल 2025 अगली पीढ़ी के GST सुधारों के लिए भी जाना जाएगा। 22 सितंबर से लागू GST 2.0 में सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया कि देश में GST की 4 दरों को घटाकर अब सिर्फ 2 दरों को ही मान्यता दी गई। देश में 4 नए लेबर कोड्स लागू हो गए हैं। इससे लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव बताया जा रहा है। इन लेबर कोड्स की खास बातों में सभी वर्कर्स के लिए समय पर मिनिमम वेज की गारंटी शामिल है। देश में युवाओं को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी, जिससे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। साल 2025 में भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे सालाना द्विपक्षीय कारोबार में करीब $34 अरब का इजाफा होने की उम्मीद है। भारत और ओमान ने 2 वर्षों की बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे खाड़ी क्षेत्र में भारत के रणनीतिक पैठ में विस्तार हुआ है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने $825 अरब के निर्यात का रिकॉर्ड बनाया और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत इस साल भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। भारत ने अपनी पहली मेड इन इंडिया चिप विक्रम लॉन्च कर दी, जो एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में विकसित किया गया है। केंद्र सरकार की PLI योजना ने देश की मैन्युफैक्चरिंग को नई ताकत दी। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वास्तविक निवेश हो चुका है और इसका सीधा फायदा 12.6 लाख से ज्यादा रोजगार के रूप में सामने आया। साल 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 14 महीनों में निफ्टी ने 26,000 और सेंसेक्स ने 86,000 का आंकड़ा पार किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में कंपनियों ने IPOs के जरिए रिकॉर्ड 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा जुटाए। साल 2025 का स्टार परफॉर्मर रहा गोल्ड। वैश्विक अनिश्चितताओं, युद्ध की स्थिति और अमेरिकी टैरिफ के बीच निवेशकों ने सोने में दिखाया भरोसा। चांदी ने भी सोने के सुर में सुर मिलाते हुए ऑल टाइम हाई बनाया। दिसंबर माह में चांदी ने MCX पर 1,99,000 प्रति किलोग्राम का स्तर पार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका के बहिष्कार के बीच समाप्त हुआ। उद्घाटन के दिन ही अमेरिकी विरोध के बावजूद घोषणा पत्र जारी करना इस ऐतिहासिक बैठक की खास बात रही।
पिछले एक दशक में विकास सरकार की प्राथमिकता रहा है और साल 2025 में भी यही रफ्तार देखने को मिली। बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश के साथ देश नए विकास पथ पर आगे बढ़ता दिखा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का साफ संदेश है, देश की गति इंफ्रास्ट्रक्चर से तय होगी। सहयोगी मुकुल शर्मा बता रहे हैं कैसा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से साल 2025। पिछले एक दशक में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए आमजन के जीवन को सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसकी बानगी साल 2025 में भी देखने को मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का संदेश साफ था, देश की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तय होगी। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया, यानी जीडीपी का करीब 3.1% सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे नेटवर्क ने वर्ष 2025 में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। वर्ष 2025 में 4,300 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे नेटवर्क को मंजूरी मिली। आजादी के बाद पहली बार आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ जुड़ा। इस दौरान बैराबी सैरांग रेलवे लाइन पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2025 में ही पहली बार जम्मू से श्रीनगर तक सीधे रेल कनेक्टिविटी मिली। मल्टी ट्रैकिंग और 99% से अधिक रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ। पीएम मोदी ने 2025 में ही 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें चेनाब रेल ब्रिज की बात करें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना से हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर घाटी हमेशा जुड़ी रहेगी। साथ ही रामेश्वरम स्थित नया पम्बन रेल ब्रिज, जो कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। साथ ही अंजी ब्रिज की बात करें तो यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2025 में 1013 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर वर्तमान में 1,46,560 किलोमीटर हो गई है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.4 गुना बढ़कर 43,512 किलोमीटर तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से एक नई उड़ान भरी है। वर्ष 2025 में टियर 2 और टियर 3 शहरों, साथ ही दूर दराज क्षेत्रों को भी हवाई कनेक्टिविटी मिली, जिससे व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। वर्ष 2014 में देश में महज 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। 2025 में संख्या बढ़कर 164 हो गई है। वर्ष 2025 में पोर्ट और शिपिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से भारत अपने बंदरगाह को आधुनिक, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देश्य बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया। 2025 में हमने देखा सड़कें दूरियां घटा रही हैं, रेल पहाड़ों को पार कर रही हैं, एविएशन और पोर्ट भारत को दुनिया से जोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें सच करके दिखाता है। भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर सामने आया साल 2025। ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन के जरिए थल, वायु और नौसेना एक साझा रणनीति के तहत काम कर रही हैं, जिससे भारत की जवाबी क्षमता और भी तेज और निर्णायक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर तकनीक, सटीक योजना के साथ भी भारत दुश्मन को करारा संदेश दे सकता है। स्वदेशी हथियार, आधुनिक प्लेटफॉर्म और संयुक्त सैन्य शक्ति आज भारत की असली रक्षा ताकत है, जो भारत को भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करती है। भारत तेजी से थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे एक मजबूत और फुर्तीली सैन्य शक्ति तैयार हो रही है। इस संयुक्त व्यवस्था का नेतृत्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर रहे हैं।
जिनका मुख्य उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच जमीन, आसमान और समुद्र हर मोर्चे पर बेहतर तालमेल बनाना है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के गठन से किसी भी युद्ध क्षेत्र में तीनों सेनाओं की ताकत एक ही कमांडर के अधीन लाई जा रही है, जिससे जवाब और भी तेज और असरदार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हुई सटीक कार्रवाई में इस त्रिसेना तालमेल की सफलता साफ दिखाई दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत सीमा पार से हुए आतंकी हमलों के जवाब में की गई। ये एक संतुलित और सोच समझकर की गई कार्रवाई थी, जिसमें हालात को बिगाड़े बिना दुश्मन को साफ संदेश दिया गया। इस ऑपरेशन में भारत की तकनीकी बढ़त साफ नजर आई। कम बाहरी संसाधनों के इस्तेमाल के साथ स्वदेशी लंबी दूरी के ड्रोन, गाइडेड हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का प्रभावी उपयोग किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी ढांचे को नष्ट किया गया और दुश्मन की एयर डिफेंस क्षमताओं को निष्क्रिय किया गया, वो भी बिना किसी भारतीय सैन्य संसाधन के नुकसान के। आधुनिक हवाई युद्ध में ये आत्मनिर्भर भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। एक्सरसाइज त्रिशूल जैसे बड़े सैन्य अभ्यास और ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कॉर्प्स के जरिए सेनाओं की ट्रेनिंग और रणनीति को एक समान किया जा रहा है। भारतीय नौसेना अब AD-1 और AD-2 जैसे उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों को अपने अग्रिम युद्धपोतों पर तैनात कर रही है, जिससे जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर मजबूत मिसाइल सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। इसे ही मल्टी डोमेन ज्वाइंटनेस कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की सख्त मौजूदगी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश के रक्षा उद्योग को नई दिशा दी है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। भारत अब सिर्फ हथियार आयात करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रक्षा उपकरणों का बड़ा निर्यातक बन चुका है। रक्षा निर्यात ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है और भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण और हथियार भेज रहा है। तेजस और आकाश जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता के प्रतीक हैं और देश ने आने वाले वर्षों में रक्षा निर्यात को और भी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत की रक्षा शक्ति सिर्फ सैनिकों या विमानों की संख्या से नहीं आंकी जाती, बल्कि सेनाओं की एकजुटता, रणनीति की सटीकता और स्वदेशी तकनीक पर भरोसे से मापी जाती है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक भारतीय सशस्त्र बल एकजुट हैं, भविष्य के लिए तैयार हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के मजबूत संरक्षक बनकर उभरे हैं। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत,
गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक वैभव के लिए ऐतिहासिक रहा। प्रयागराज महाकुंभ ने दुनिया को भारत की आस्था की विराट शक्ति दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष समारोह की शुरुआत की। काशी तमिल संगमम और अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज 2025 संस्कृत के संकल्प और गौरव का साल बन गया। संस्कृति के मोर्चे पर कैसा रहा ये साल, देखिए अश्वनी मिश्र की एक खास रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित किया गया। दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विविधता के सार्वभौम स्वरूप को देखा, जहां केवल एक महीने में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। समाज के हर वर्ग के लोग सनातन के इस महापर्व में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक केंद्रीय मंत्री और देश विदेश के अनेक गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन के प्रयासों से निर्मित श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर का उद्घाटन किया। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति की महान भूमि पर इस्कॉन के प्रयासों से श्री श्री राधा मोहन मंदिर की रूपरेखा और स्वरूप में अध्यात्म और विज्ञान की पूरी परंपरा दिखाई देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया। यह स्थल कच्छ जिले के खादिर नामक शुष्क द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रपति ने हड़प्पा सभ्यता की विरासत को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ अनुराधापुर में पवित्र जयाश्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया और पूजनीय महाबोधि वृक्ष की आराधना की। ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष बोधि वृक्ष से विकसित हुआ है, जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में संघमित्रा महाथेरी द्वारा भारत से श्रीलंका लाया गया। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम तीर्थों में से एक प्रमुख तीर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अब यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है, जो समूचे विश्व में प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया और इन ग्रंथों को दार्शनिक और सौंदर्यपरक आधार कहा, जिसने भारत के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन किए। देशनोक स्थित यह मंदिर अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। समूचे देश ने उल्लास और श्रद्धा के साथ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। 21 जून को पूरे देश के साथ दुनिया भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। नवरात्रि के पहले दिन और दिव्य दुर्गा पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिपुरा के उदयपुर स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करने का अवसर मिला। 16 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा अर्चना की। श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। यह आयोजन 7 नवंबर 2025 से 6 नवंबर 2026 तक 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक रहा। 8 नवंबर से 18 नवंबर तक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधुत्व की एक गहन अभिव्यक्ति के अंतर्गत भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया गया। ये प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का हिस्सा रही, जहां विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया।
25 नवंबर का दिन सनातन संस्कृति के इतिहास में एक संकल्प के सिद्धि के दिन के रूप में स्मरण किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित नव्य भव्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराया। ध्वज में चमकता सूरज, कोविदार वृक्ष और ओम अंकित है, जो भगवान श्री राम के शासन और वीरता के साथ राम राज्य के आदर्शों को दर्शाता है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार वर्ष भर स्मरणोत्सव मना रही है। तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का उत्सव काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी समारोह इस वर्ष अनुपम, अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा, क्योंकि 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल अखंड भारत के पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारतीय राजनीति में समन्वयकारी समावेशी राजनीति के मार्गदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विराट व्यक्तित्व को समर्पित है। भारतीय खेलों के लिए इतिहास, हौसले और बदलाव का साल बनकर उभरा 2025। क्रिकेट में जहां भारतीय महिला टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप जीतकर नया इतिहास रचा, तो वहीं पुरुष टीम ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। हॉकी में एशिया कप की जीत और जूनियर टीम का विश्व कप में कांस्य नई पीढ़ी के भरोसे की कहानी बनी। शतरंज में दिव्या देशमुख और 3 साल के सर्वज्ञ सिंह ने दुनिया को चौंका दिया। फुटबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, स्क्वॉश और दृष्टिबाधित क्रिकेट, हर मोर्चे पर भारत ने जीत का परचम लहराया। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के साथ भारत ने खुद को वैश्विक खेल शक्ति के रूप में स्थापित किया। देखिए मेरी सहयोगी सुचित्रा की ये खास रिपोर्ट। साल 2025 क्रिकेट की दुनिया में लंबे इंतजार और अधूरे सपनों के सिलसिले को खत्म करने का साल साबित हुआ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप के रूप में अपना पहला आईसीसी खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को क्रिकेट विश्व कप में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की खिलाड़ियों से उनके इस शानदार विजयी सफर में रहे अनुभवों के बारे में बात की। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं टीम इंडिया ने एशिया कप में एक बार फिर अपने दबदबे को साबित करते हुए पाकिस्तान को 3 बार हराया और खिताब अपने नाम किया। बाद में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी एसीसी चीफ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। 2025 भारत के लिए बदलाव का साल भी रहा। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद टेस्ट कप्तानी शुभमन गिल के कंधों पर आई। गिल को बाद में वनडे टीम का कप्तान भी बनाया गया। ये साल भारतीय हॉकी को एक नई दिशा, युवा ऊर्जा का भरोसा और आगे बढ़ने की नई राह दिखा गया। इस साल जहां सीनियर्स ने चौथी बार एशिया कप का खिताब जीतते हुए अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, वहीं जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल बाद जूनियर हॉकी विश्व कप में पदक जीतने में सफलता पाई। 2025 में भारतीय हॉकी के 100 साल भी पूरे हुए। इस साल भारत के शतरंज खिलाड़ी एक बार फिर सुर्खियों में छाए रहे। भारत की दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप जीता। 19 साल की दिव्या फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वहीं मध्य प्रदेश के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा महज 3 साल की उम्र में फीडे रेटिंग हासिल करने वाले सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए। 2025 में टेनिस जगत के 2 युवा दिग्गज स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर के बीच एक ऐसी प्रतिद्वंदिता देखने को मिली जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
इस साल एटीपी रैंकिंग के शीर्ष 2 स्थान पर इन दोनों का ही कब्जा रहा और बड़े मुकाबलों के फाइनल में यही दोनों आमने सामने नजर आए। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब अपने नाम किया, वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में सफलता पाई। सीनियर भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं दिग्गज भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री संन्यास से वापसी करते हुए एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए। भारतीय महिला टीम ने एएफसी महिला एशियन कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर इतिहास रचा। अंडर 17 पुरुष टीम ने श्रीलंका में 7वां सैफ अंडर 17 खिताब जीता। इस साल देवभूमि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर राज्य के खेल विकास की गति को एक नई दिशा दी। ये खेल हर मायने में अभूतपूर्व रहे, फिर चाहे बात रिकॉर्ड्स की हो या मेजबानी की। 65 स्वर्ण के साथ सर्विसेज ने पहला स्थान हासिल किया। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, भागलपुर, गया, राजगीर और बेगूसराय में किया गया। प्रतियोगिता के 7वें संस्करण में महाराष्ट्र ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। हरियाणा दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। वहीं राजस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया। – 2025 के टोक्यो डेफलिम्पिक्स में भारतीय दल ने इतिहास रचा। भारतीय निशानेबाजों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 9 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया ने डेफलिम्पिक्स में 6ठा स्थान हासिल किया। भारत ने स्क्वॉश विश्व कप 2025 में इतिहास रचते हुए अपना पहला विश्व कप जीता। जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह की भारतीय टीम ने फाइनल में हांगकांग को मात दी। पहली बार आयोजित दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारत ने अजेय रहते हुए खिताबी जीत हासिल की। फाइनल में टीम इंडिया ने नेपाल को हराने में सफलता पाई। भारत ने 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हासिल कर खेल शक्ति बनने की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाया। 2030 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। साल 2025 सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक साल बनकर सामने आया है। इलाज की पहुंच से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तक हर स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। डिजिटल हेल्थ के विस्तार ने गांव-गांव तक इलाज को आसान बनाया। वहीं आयुष्मान भारत और टीबी मुक्त भारत जैसे अभियानों ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट के जरिए देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसा रहा साल 2025। साल 2025 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत की। योजना के तहत देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 42 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं और 11 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती इलाज को मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी पहल के रूप में आयुष्मान व्यय वंदन कार्ड को व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसके तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के 94 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को बिना किसी सामाजिक या आर्थिक शर्त के मुफ्त इलाज का लाभ मिला। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 एक मील का पत्थर साबित हुआ। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बनकर उभरी। अब तक 43 करोड़ से अधिक मुफ्त टेली कंसल्टेशन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर दराज इलाकों तक विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित हुई। इस सेवा के 57% लाभार्थी महिलाएं रही हैं। 2025 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह नई दिशा दी। अब नागरिक अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को साझा कर रहे हैं। अब तक 83 करोड़ से अधिक हेल्थ अकाउंट यानी आभा अकाउंट खुल गए हैं। HIV एड्स नियंत्रण में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1.5 करोड़ से अधिक हाई रिस्क आबादी तक रोकथाम सेवाएं पहुंची। देश में 19 लाख से ज्यादा लोग
मुफ्त एंटी रेट्रोवायरल इलाज से जुड़े और भारत 95 लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2025 ऐतिहासिक रहा। भारत की मातृ मृत्यु दर घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म रह गई है। साल 2025 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 98% से भी अधिक रहा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर घटकर 29 प्रति हजार हो गई। स्टॉप डायरिया अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाया गया। संक्रामक रोगों पर नियंत्रण में भी बड़ी सफलता मिली। मलेरिया के मामलों में 78% और मौतों में 77% की कमी दर्ज की गई। देश के 160 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जांच, इलाज और पोषण सहायता को और सशक्त किया गया। AI और मेडिकल शिक्षा में निवेश में भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव मजबूत की। साल 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समन्वित नीति, आधुनिक तकनीक और जनभागीदारी के साथ भारत एक मजबूत, सुलभ और आत्मनिर्भर स्वास्थ्य प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। साल 2025 भारतीय कृषि के लिए सुधार, तकनीक और भरोसे का साल रहा। किसान कल्याण को केंद्र में रखते हुए MSP, फसल बीमा और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई मजबूती मिली। ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और स्मार्ट सिंचाई से खेती ज्यादा वैज्ञानिक हुई। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिला। PM किसान जैसी योजनाओं से किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलती रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025 में कृषि सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनकर उभरी। देखिए अनुज यादव की ये विशेष रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। ये थे महात्मा गांधी के वो शब्द जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही नए भारत में किसान और गांवों के लिए योजनाएं बन रही हैं। साल 2025 देश के अन्नदाता के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहा। विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि और किसान के पसीने का बड़ा योगदान होगा। मोदी सरकार की नई योजनाओं में MSP सुधार और निवेश से भारत के किसानों को वास्तविक लाभ मिला और कृषि क्षेत्र ने आर्थिक, उत्पादन और बाजार दोनों मोर्चों पर प्रगति हासिल की। कृषि के मुख्य आंकड़ों पर नजर डालें तो कृषि एवं किसान कल्याण बजट में 1.37 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। भारत का कुल खाद्य अनाज उत्पादन लगभग 357.73 मिलियन टन हुआ। मोदी सरकार ने 22 फसलों के MSP में वृद्धि की घोषणा की। रागी, कॉटन, सेसम एवं बाजरा में भी भारी वृद्धि हुई। MSP को उत्पादन लागत से कम 50% से ऊपर लक्ष्य पर सेट किया गया है। रबी फसलों में गेहूं का MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। बाजरा, मसूर एवं दलहन फसलों को प्राथमिकता के साथ MSP बढ़ोतरी से विविध कृषि को बल मिला है। PM धन धान्य कृषि योजना में मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कृषि उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण, ऋण और स्थायी कृषि उपायों के विस्तार के लिए किया है। कृषि की सभी योजनाओं को इस तरह से बनाया जा रहा है जिससे देश दलहन में आत्मनिर्भर बन सके। दलहन फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, उसका क्षेत्र विस्तार करने के लिए कुल 11,440 करोड़ का विशेष निवेश किया गया। सरकार ने PM आशा को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया है। इससे MSP आधारित खरीदी, मूल्य स्थिरीकरण और किसानों को समर्थन मूल्य रिटर्न सुनिश्चित होता है। योजना की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता लगभग 35,000 करोड़ तक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 66,310 करोड़ लोन स्वीकृत हुए हैं। 1,13,419 परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। 30,000 से ज्यादा मशीन हायरिंग सेंटर, 22,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट आदि तैयार भी किए गए। साल 2025 में कृषि सशक्तिकरण और तकनीकी विकास पर भी काफी जोर दिया गया। ई-नाम के जरिए अब 1,400 से ज्यादा मंडियां डिजिटल रूप से जुड़ी, जिससे किसान मंडी भाव रियल टाइम देख सकते हैं और बेहतर बिक्री कर रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ के रूप में करीब 3,200 करोड़ से अधिक बीमा भुगतान डिजिटल रूप से 30 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजे गए। साल के अंत में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी सहित वहां की आजीविका को मजबूत करने के लिए विकसित भारत जी राम जी जैसे नए कानून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए
क्रांतिकारी कदम उठाया। साल 2025 विज्ञान और तकनीक के लिए भविष्य गढ़ने वाला साल रहा। अंतरिक्ष से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी ताकत दिखाई। रिसर्च लैब्स की खोजें आम जिंदगी तक पहुंची और तकनीक समाधान का जरिया बनी। सेमीकंडक्टर हो, क्वांटम या फिर हेल्थ साइंस में भारत सिर्फ अब उपभोक्ता नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। रोचक अंदाज में लेकर आ रहे हैं गौरव श्रीवास्तव अपनी ये खास रिपोर्ट। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसा रहा भारत के लिए साल 2025? साल 2025 भारत के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में एक सुनहरा साल रहा। इसरो के ऐतिहासिक स्पेस डॉकिंग मिशन स्पाडेक्स के जरिए भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। केंद्रीय बजट में रिसर्च और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया, जिससे नई खोजों को तेजी मिली। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्रीन हाइड्रोजन को सस्ता बनाने की तकनीक विकसित की, जिससे साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी करीब 9 महीने बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित धरती पर लौटे, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान में धैर्य और तकनीक की ताकत दिखाई दी। 10,370 करोड़ रुपए से इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई, जिससे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नई ताकत मिली और हर क्षेत्र में एआई ने धूम मचाई। भारत जेन नाम का भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस एक्स ड्रैगन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसके अलावा एक बहुत ही खास मिशन भी लॉन्च हुआ, इसरो नासा का संयुक्त निसार सैटेलाइट, जो हर मौसम में धरती की साफ तस्वीरें लेकर आपदाओं, खेती और पर्यावरण की निगरानी करेगा। गगनयान मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, जिससे भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य के मानव मिशनों की नींव मजबूत हुई। भारत ने 6G टेक्नोलॉजी के भविष्य का रोडमैप जारी किया, जिससे आने वाले समय में सुपरफास्ट इंटरनेट संभव होगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 मिशन के तहत भारत ने अपना पहला पूरी तरह से देसी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम लॉन्च किया, जिससे विदेशी चिप्स पर अब निर्भरता कम होगी और सेमीकंडक्टर मिशन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इसरो ने CMS-03 मिशन के तहत अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M5, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, का उपयोग करके संचार उपग्रह यानी कि सैटेलाइट CMS-03 को सफलतापूर्वक GTO में स्थापित किया। इसके अलावा भारत ने एस्टिक 2025 कॉन्क्लेव की मेजबानी की, जहां दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक और इनोवेटर्स जुटे और सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड शुरू हुआ, जिससे भारत ग्लोबल साइंस हब बनने की ओर बढ़ा है। साथ ही नवंबर महीने में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर और बेहतर इसे बनाने के लिए 720 करोड़ रुपए से क्वांटम फैब्रिकेशन मिशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी स्काई रूट की एंट्री हुई, जिसने पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम-1 भारत को दिया। और साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का छठा ऑपरेशनल लॉन्च किया। भारतीय सिनेमा आज सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर बन चुका है और 2025 इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा। साल की शुरुआत नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट संवाद से हुई तो ऑस्कर और ग्रैमी में भारत की मौजूदगी ने वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। वेव्स 2025 ने भारत को ग्लोबल एंटरटेनमेंट हब की दिशा में आगे बढ़ाया। कान, वेनिस और टोरंटो जैसे मंचों पर भारतीय सितारे और कहानियां छाई रहीं। बॉक्स ऑफिस पर उतार चढ़ाव के बाद ब्लॉकबस्टर्स ने रिकॉर्ड तोड़े। बड़ा पर्दा हो या OTT, 2025 भारतीय सिनेमा की रचनात्मक उड़ान का साल रहा। जया सिन्हा ला रही हैं साल 2025 की भारतीय सिनेमा से जुड़ी ये यादें। भारतीय सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये है भारत की सॉफ्ट पावर। आज भारत दुनिया के एंटरटेनमेंट हब बनने की ओर अग्रसर है। 2025 की शुरुआत हुई एक नए संवाद के साथ,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत के पॉडकास्ट से डिजिटल दुनिया में रखा कदम। बातचीत को मिली रिकॉर्ड व्यूअरशिप। जनवरी में इंडस्ट्री ने झकझोर देने वाला पल भी देखा जब सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित घर में हुआ हमला। 2025 में भारतीय सिनेमा के लिए आया गर्व का क्षण जब गुनीत मोंगा और प्रियंका चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म अनुजा को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला। फरवरी में ग्रैमी अवार्ड्स में भारत की गूंज सुनाई दी। चंद्रिका टंडन को मिला पहला ग्रैमी। मई 2025 भारतीय सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। 1 मई को मुंबई से उठी वेव्स 2025 की लहर। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का किया उद्घाटन। कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर के साथ भारत ने युवा क्रिएटर्स के लिए नए रास्ते खोले। मेट गाला में शाहरुख खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ ने किया डेब्यू। 78वें कान फिल्म महोत्सव में आलिया भट्ट का डेब्यू, ऐश्वर्या राय की 22वीं मौजूदगी और नीरज घेवन की होम बाउंड को मिला 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। 2025 में भारत का ग्लोबल फेस्टिवल डोमिनेशन दिखा। वेनिस में अनुपूर्णा रॉय को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भारत पेविलियन और वेव्स बाजार का हुआ डेब्यू। बुसान फिल्म महोत्सव और एशियन कंटेंट्स एंड फिल्म मार्केट में भारत ने पहली बार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ लिया हिस्सा। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में मोहन लाल को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी बने बेस्ट एक्टर। रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 12th फेल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण उपलब्धियों से भरपूर रहा। सिनेमा में 50 वर्ष पूरे होने पर रजनीकांत को सम्मानित किया गया। स्किन ऑफ यूथ को मिला गोल्डन पीकॉक। 2024 में लॉन्च हुए प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के हुए 80 लाख से ज्यादा डाउनलोड। साल 2025 भारत के लिए बड़ी उपलब्धियों का साल रहा, लेकिन इसी साल ने हमें कई महान हस्तियों से हमेशा के लिए जुदा भी कर दिया। राजनीति, सिनेमा, कला, खेल और समाज के ऐसे नाम जिन्होंने अपने कर्म से देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि एक युग का अंत था। 2025 में किन किन दिग्गजों ने इस दुनिया को अलविदा कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। साल 2025 अब यादों का हिस्सा बन चुका है। 2025 हमें सिखा कर जा रहा है कि बदलाव तय है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। अब नजरें नए साल पर हैं, नई संभावनाएं, नए संकल्प और एक नई शुरुआत। इसी उम्मीद के साथ हम आपको छोड़ते हैं साल 2025 की इन यादों के साथ। नए साल में फिर होगी आपसे मुलाकात नई कहानियों, नई खबरों और नए सपनों के साथ। नमस्कार।